जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रेम प्रकाश सैनी एक बार फिर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम कर रहे हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट की प्रैक्टिस सेट सीरीज। अब तक हमने एयरफोर्स वाई ग्रुप के रागा पार्ट के 36 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम करेंगे अपना 37वां प्रैक्टिस सेट और ये हमारा टेक्स्ट बुक प्रैक्टिस सेट का चौथा प्रैक्टिस सेट है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इस पेपर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर नहीं हो तो आप जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। प्यारे दोस्तों, अब ज़्यादा समय खराब ना करते हुए बढ़ते हम आज के हमारे पहले प्रश्न की ओर। हमारा पहला प्रश्न है, दो संख्याएं 7:9 के अनुपात में है। दोनों संख्याओं का योग 1280 है, तो उनके बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। प्यारे दोस्तों, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसको करने का आपको एक तरीका बताया हुआ है, वैसे ही आपको करना बिना XYZ माने। दोस्तों, हम इसको कैसे करेंगे, एक फॉर्मूला हमारा, वो फॉर्मूला है सेम बट्टा सेम इंटू जो ज्ञात करना। तो दोस्तों, सेम बट्टा सेम कैसे लगेंगे, हमें योग दे रखा तो हम योग को योग से डिवाइड करेंगे। दूसरा योग हमारा अनुपात से आ जाएगा 7 + 9, 7 + 9 हमारा हो गया दोस्तों 16। योग को हम योग से डिवाइड करेंगे इंटू जो ज्ञात करना। हमें पूछा दोस्तों अंतर, अंतर हमारे पास 9 और 7 का हो गया दोस्तों 2। तो दोस्तों हमें सब चीज़ मिल गई, तो लगाइए सेम बट्टा सेम, योग बट्टा योग 1280 बट्टा 16 इंटू जो ज्ञात करना, तो हम 2 से गुणा कर लेते हैं। 2 का भाग 16 में दोस्तों गया 8 बार, 8 का भाग 128 में जाएगा दोस्तों हमारा 16 बार, और एक जीरो का एक जीरो। इस प्रकार हमारे पास इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प डी। दोस्तों बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा, ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, कार्य के लिए 500 रुपये लेता है। बी उस कार्य को 8 दिनों में पूरा करता है, उस कार्य के लिए 800 रुपये लेता है। यदि दोनों एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं और कार्य पूरा कर लिया, तो उनके द्वारा ली गई राशि क्या है। प्यार दोस्तों, हमारे पास 500 रुपये और 800 रुपये दे के, एक के लिए पूरे 12 दिन के लिए, बी के लिए पूरे 8 दिन के लिए। तो दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, पहले तो एक दिन का रुपये ज्ञात कर लेंगे और ये भी ज्ञात कर लेंगे कि कार्य कितने दिन में कंप्लीट करेंगे दोनों साथ मिलकर। तो हम पहले ज्ञात कर लेंगे दोनों मिलकर कार्य कितने टाइम में समाप्त करेंगे। तो हम कैसे कर दोस्तों, एलसीएम मेथड से 12 8, 12 और 8 का एलसीएम आ गया दोस्तों हमारे पास 24। 12 का भाग 24 में गया दोस्तों 2 बार, और 8 का भाग 24 में गया दोस्तों हमारे पास 3 बार। इस प्रकार दोस्तों देखिए, इन दोनों का एक दिन का कार्य मिलाकर आ गया 5। पूरा कार्य हमें करना दोस्तों 24, तो कार्य कंप्लीट होगा दोस्तों 24/5 दिन में। 24/5 यानी दोस्तों क्या होगा, 24 में 5 का भाग 4 बार गया, 4 शेष बच गया, और बट्टे में हमारे क्या आ गया दोस्तों 5 आ गया। इस प्रकार हमारे पास आ गया दोस्तों पूरा कार्य 4 से 4/5 दिन में कंप्लीट होगा। अब प्यार दोस्तों, हमें कार्य नहीं पूछा कि पूरा कब कंप्लीट होगा, हमें पूछा कि कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो दोस्तों इसमें लिखा है, ए है ना 12 दिन में कार्य करता है तो उसको मिलते हैं दोस्तों 500 रुपये, और बी हमारा दोस्तों 8 दिन में कार्य कंप्लीट करता है उसको 800 रुपये मिलते हैं। बी का तो सीधा फंडा हो गया दोस्तों, 8 दिनों का 800 रुपये मिल रहे हैं, एक दिन का दोस्तों मिल रहा है उसको 100 रुपये मिल रहा है। हमें ज्ञात करना दोस्तों एक को एक दिन में कितने रुपये मिलते हैं। तो हम दोस्तों करेंगे 500/12। तो भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, सबसे पहले गया 48 यानी कि 4 बार गया, 2 शेष बचा हमारे पास हो गया दोस्तों 20। 20 में दोस्तों भाग जाएगा 12 का एक बार, फिर शेष बचा दोस्तों हमारे पास 8, और उसके पास आगे 0, हमारे पास हो गया दोस्तों 80, और 80 में 12 का भाग दोस्तों जाएगा हमारा 6 बार, 72 आ जाएगा, तो यानी कि 6 बार भाग गया। तो प्यार दोस्त इसका मतलब क्या हो गया, एक को एक दिन में 41.6 रुपये लगभग मिलते हैं। तो हम इसको लिख देते दोस्तों 42 लिख देते हैं, जिससे क्या होगा दोस्तों में कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक बार ध्यान से देखना। हमारे पास दोस्तों कार्य कंप्लीट हो रहा है 4 से 4/5 दिन में, एक के रुपये हमारे पास है, बी के रुपये भी हमारे पास है। तो प्यार दोस्त हम दोनों को जोड़ लेते हैं, ए और बी को मिलाकर एक दिन में रुपये मिलते हैं दोस्तों 100 + 42 142 रुपये। और प्यार दोस्तों इन्होंने 4 दिन तो पूरा साथ में कार्य कंप्लीट किया, तो हम इसको 4 से गुणा कर लेते हैं पहले 4 दिनों को रुपये ज्ञात करने के लिए। तो हमारे पास हो गया दोस्तों 4 × 2 8 हो गया, और 14 × 4 हमारे पास हो गया दोस्तों 56। ये हमारे पास दोस्तों दोनों को मिलाकर 4 दिन के रुपये आ गए। और हमें दोस्तों इसके 4/5 का ज्ञात करना है, तो हम करेंगे दोस्तों 142 × 4/5। तो दोस्तों कितना आएगा हमारा, 4 से तो यहाँ पर गुणा कर लिया, तो हम 5 का भाग देते हैं 156 में, इससे हमें 4/5 का मान मिल जाएगा।
तो प्यार दोस्तों 568 में हम 5 का भाग दे रहे हैं, तो हमारे पास पहले भाग गया दोस्तों 1 बार गया। फिर दोस्तों हमारे पास शेष कुछ बचा नहीं, उतार है 6 की, और 6 में 5 का भाग दोस्तों 1 बार गया। फिर रिमाइंडर बच गया 1 और 8 मिलकर बन गया हमारा दोस्तों 18। 18 में भाग जाएगा दोस्तों 3 बार, और पीछे कुछ रिमाइंडर बचेगा, उसको हमें लिखना है क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट आंसर निकालेंगे। तो प्यारे दोस्तों इस प्रकार इनको 4 से 4/5 दिन के रुपए मिल गए। अब इनको ऐड कर लीजिए, 8 और 3 हमारे पास हो गया दोस्तों 12, एक कैरी हो गया, 6 और 1 7 और 1 हो गया 8, और हमारे पास 5 और 1 6 हो गया। इस प्रकार दोस्तों इनको लगभग 682 रुपये मिल रहे। 682 हमारे लगभग में इसलिए आ रहा है कि हमने पॉइंट से थोड़ा अधिक लिया, तो इनको रुपये मिलेंगे दोस्तों 680 रुपये। बहुत ही आसान प्रश्न था। बढ़ते हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न हमारा, निश्चित क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 45 है, तो इन संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। मेरे प्यार दोस्तों हम औसत ज्ञात करते हैं राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो हमारे पास दोस्तों देखिए राशियों का योग पूछे, लेकिन हमारे पास राशियों की संख्या नहीं, तो हम राशियों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे उसको एक बार समझना दोस्तों। प्यार दोस्तों अगर आपको पूछे प्रथम एक संख्या का औसत क्या होगा, तो 1 का औसत हम कहेंगे 1। हमें पूछ रहे प्रथम 3 विषम संख्याओं का औसत, प्रथम 3 विषम संख्या कौन कौन सी होगी दोस्त, 3 और 5। प्रथम 3 विषम संख्या का औसत आप ज्ञात करोगे तो आएगा 3। हमें पूछ ले दोस्तों प्रथम 5 विषम संख्याओं का औसत, तो अगली विषम संख्या होगी दोस्तों 7 और 9, इनका औसत आएगा दोस्तों 5। हमें पूछते दोस्तों प्रथम 7 संख्याओं का औसत, तो हमारे पास 11 और 13। इस प्रकार हमारे पास प्रथम 7 संख्याओं का औसत आएगा 3। यानी कि अगर विषम संख्याओं की संख्या विषम संख्या में दे रखी है तो उसका औसत तो वही आता है। तो इसका मतलब क्या हो गया दोस्तों, प्रथम 45 विषम संख्याओं का औसत हमारे पास कितना आ गया, 45 आ गया। हमें योग ज्ञात करना, तो हम इसको 45 से गुणा करेंगे, तो 5 × 5 हमारे पास होगी दोस्तों 25, और हम 4 को 5 से गुणा कर लेंगे, हमारे पास होगी दोस्तों 20। इस प्रकार हमारे पास दोस्तों प्रथम 45 विषम संख्याओं का योग आ गया। इसका राइट आंसर हो गया विकल्प ए। बढ़ते हम दोस्तों हमारे चौथे प्रश्न की ओर। चौथा प्रश्न है 1.008 किसके बराबर है। तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रश्न है, हमें दशमलव हटाना है, उसके नीचे जितनी संख्या आती है, जितनी जीरो वाली संख्या आती है वो हमें लिखनी है। तो दोस्तों हम संख्या लिखते हैं 1008। दशमलव के बाद 3 संख्या, तो बट्टे हम दोस्तों कर लेंगे 1000 कर लेंगे। अब प्यार दोस्तों 1008 में 1000 का भाग 1 बार गया, शेष बच गया हमारा 8, बट्टे में हमारा आ गया दोस्तों 1000। अब दोस्तों आपको बताना है 8 का भाग 1000 में कितनी बार जाएगा, तो हम जानते हैं कि 8 का भाग 1000 में 125 बार जाता है। इस प्रकार प्रश्न का आंसर मिल गया हमें 1 सही 1/125। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प सी। बढ़ते हम प्यार दोस्तों हमारे 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न लिखा है, किस वार्षिक दर प्रतिशत पर एक राशि साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में स्वयं का दोगुना हो जाती है। प्यार दोस्तों साधारण ब्याज का प्रश्न है, तो साधारण ब्याज तो बहुत ही आसान है, जैसा प्रश्न लिखा मैं वैसा ही करना। मान लीजिए कि दोस्तों हमारे पास थे 100 रुपये, 4 वर्षों बाद हो गए दोस्तों 200 रुपये। इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों, 100 अधिक हुआ, यानी कि 100 हमारा क्या हो गया दोस्तों ब्याज हो गया। 4 साल का ब्याज 100 रुपये, तो 1 साल का ब्याज ज्ञात करने के लिए हम 4 का भाग देते हैं, 100/4, यानी कि दोस्तों हमारे पास आ गया 25%। अब दोस्तों 100 रुपये पर 25%, यानी कि कुल कितना हो गया दोस्तों 25% ही दर हो गई। तो इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों विकल्प बी। बढ़ते हम दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लिखा, 3 पुरुष एक गड्ढे को 10 दिनों में खोदते हैं, तो 5 पुरुषों द्वारा इसी गड्ढे को खोदने में कितने दिन लगेंगे। दोस्तों ऐसे प्रश्न करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है MDH/W = MDH/W, लेकिन क्वेश्चन आसान तो हमें ऐसा लगाने की जरूरत भी नहीं है, हम इसको सीधा भी कर सकते हैं। सीधा कैसे करेंगे, 3 × 10/5, ऐसा करने पर हमें इस प्रश्न का राइट आंसर मिल जाएगा। 5 का भाग 10 में गया दोस्तों 2 बार, 3 को हम 2 से गुणा करेंगे, हमारे पास आ गया 6 विकल्प बी में लिखा, तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प बी। बढ़ते हमारे 7वें प्रश्न की ओर दोस्तों। 7वां प्रश्न लिखा हुआ दोस्तों, एक व्यक्ति एक महीने में 45,000 रुपये बचाता है, अगले महीने में अपना वेतन प्राप्त करने के बाद वह पिछले महीने की बचत से कुछ राशि उसमें मिला देता है। अब कुल राशि पिछले महीने की बचत का 166.66% हो जाती है। अपनी सालगिरह पर वह इस राशि के 67.66% को खर्च करने की योजना बनाता है, तो सालगिरह मनाने के बाद कितनी राशि शेष रहेगी। प्यार दोस्तों जैसा प्रश्न लिखा मैं वैसे ही करना है। आप सेकंड लाइन पाए, सेकंड लाइन लिखा, कुल राशि पिछले महीने की बचत का 166.66% हो जाता है। तो पिछले महीने की बचत दोस्तों प्रश्न में दे रखी है 45,000, इसकी कितनी हो जाएगी दोस्तों 166.66%।
अब प्यार दोस्तों, ये प्रतिशत में दे रखा है, इसको ज्ञात करना हमारे डिफिकल्ट हो जाएगा, तो हमें इसको भिन्न में बदल लेना। तो हम कैसे बदलेंगे? 167 को हम लिख दे दोस्तों 100% प्लस 67.66%। अब प्यार दोस्तों 100% का भिन्न रूप होता है 1/1 होता है, तो हम 100 की जगह लिख देंगे दोस्तों 1/1, यानी कि दोस्तों लिख दिया 1, प्लस 67.66% का भिन्न रूप होता है दोस्तों 2/3। ये हमें याद रखना दोस्तों। इस प्रकार हमारे पास आगे दोस्तों इसका भिन्न रूप। अब प्यार दोस्तों हम इसको हल कर लेते हैं। 45,000 को हम पहले 1 से गुणा करेंगे, हमारे पास आगे दोस्तों 45,000। उसके बाद देखिए दोस्तों 45,000 को 2/3 से गुणा करके, तो 45,000 इंटू 2 90,000 हो गया। 90,000 में 3 का भाग देने पर दोस्तों हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 30,000 रुपये। इस प्रकार दोस्तों उसके पास कुल बचत आ गई 45,000 प्लस 30,000, यानी कि 75,000 रुपये उसकी बचत होगी। अब मेरे प्यार दोस्तों वो इस बचत का अपनी सालगिरह पर 67.66 रुपये खर्च करता है। 67.66 का मतलब दोस्तों अभी हमने याद कर लिया 2/3 हो गया। अब 2/3 खर्च कर दिया तो शेष कितना बच गया दोस्तों 1/3। हमें वही 1/3 ज्ञात करना है, तो हम करेंगे दोस्तों 75,000 का 1/3, तो हम लिख देते 75,000 इंटू 1/3। तो 3 का भाग 75 में दोस्तों जाता है 25 बार, 3 0 का 3 0, 25,000। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा विकल्प डी। बढ़ते दोस्तों 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न लिखा है, चलती ट्रेन की दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाले एक व्यक्ति को 880 मीटर ट्रेन पार करने में कितने सेकंड का समय लगेगा और ट्रेन की चाल 78 किलोमीटर प्रति घंटा। मेरे दोस्तों इस प्रश्न में लिखा है व्यक्ति और ट्रेन एक ही दिशा में जा रहा है, यानी कि जिस दिशा में व्यक्ति जा रहा है उसी दिशा में ट्रेन जा रही है, या फिर जिस दिशा में ट्रेन जा रही है उसी दिशा में व्यक्ति जा रहा है। अब दोस्तों आपको पहले ही बता क्या कि भी दोनों आइटम जो भी दोनों एलिमेंट हो एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो उनकी सापेक्ष चाल कैसे ज्ञात करते हम दोनों के बीच का अंतर ज्ञात करते हैं। 78 - 6, यानी कि इनकी सापेक्ष चाल आ गई दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें दोस्तों समय ज्ञात करना है। समय का फॉर्मूला होता है दोस्तों डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमारे पास डिस्टेंस यानी ट्रेन की लंबाई दे रखी 880 मीटर, स्पीड में दे रखी दोस्तों 72 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन दोस्तों हम जानते हैं कि यूनिट समान होनी चाहिए, तो हम क्या करते हैं 72 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें इसको 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। 18 का भाग 72 में दोस्तों 4 बार गया, 5 × 4 दोस्तों हमारे पास हो गया 20, फिर मीटर प्रति सेकंड आ गया। इस प्रकार हमारे पास स्पीड मीटर प्रति सेकंड में आ गई। अब प्यार दोस्तों हमें ज्ञात करना है टाइम। टाइम का फॉर्मूला होता है दोस्तों हमारे पास डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो दोस्तों डिस्टेंस हमारे पास हो गया 880, स्पीड हमारे पास हो गया दोस्तों 20। तो इसको हल कर लीजिए, 0 से 0 चला गया, 88/2, तो हमारे पास दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 44 सेकेंड। इस प्रश्न का राइट आंसर है। बढ़ते हम दोस्तों हमारे 9वें प्रश्न की ओर। 9वां प्रश्न है, प्रधानमंत्री किसान धन योजना के लिए पेंशन फंड मैनेजर कौन सा संगठन करता है? LIC, नाबार्ड, SBI या फिर EPFO। तो प्यार दोस्तों इसका राइट आंसर ये आपकी स्क्रीन पर, इसका राइट आंसर हो गया दोस्तों LIC। और दोस्तों आपको किसान मान धन योजना के बारे में सारी जानकारी दे रखी है, इसको पढ़ लीजिए, हो सकता है आपको आने वाले एग्जाम में मदद मिल जाए। दोस्तों हम बढ़ते हैं हमारे 10वें प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है? प्यार दोस्तों भारत के संविधान में राष्ट्रपति पद का उल्लेख हमारे देर का 52वें अनुच्छेद, ये आपको याद होना चाहिए। अब प्यार दोस्तों हमें पूछा राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है, तो हमारे पास ऑप्शन है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के अध्यक्ष यानी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी कि महान्यायवादी, गवर्नर ऑफ स्टेट यानी कि राज्यपाल, या फिर चौथा ऑप्शन हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अब दोस्तों आप देख लीजिए यूपीएससी क्या दोस्तों, हमारे पास यूपीएससी के बारे में सारी जानकारी दे रही कि यूपीएससी कौन से अनुच्छेद में इसको किसके द्वारा हटाया जा सकता है, ये किसको इस्तीफा दे सकते हैं, इनकी आयु सीमा क्या है, इनकी योग्यता क्या है। वैसे महान्यायवादी के बारे में, महान्यायवादी याद रखना अनुच्छेद 76 में इंपॉर्टेंट पर्सन है। महान्यायवादी की ड्यूटी क्या है वो भी दे रखा है, इनको मतदान करने का अधिकार नहीं होता है, संसद के सदनों में भाग ले सकते हैं। और दोस्तों आगे आगे हमारा राज्यपाल याद रखना दोस्तों 155वें अनुच्छेद में। और दोस्तों राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हम अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, भारत की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? चिल्का, डल, पिछोला या फिर कोल्लेरू।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों आपको आता होगा, लुसेंट जीके का प्रश्न है। तो भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है चिल्का झील। अब दोस्तों इन सभी झीलों के बारे में डिटेल से जानकारी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पर। आप चाहते हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट इसलिए लेना कि ये सभी झील इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है। दोस्तों देखिए यहाँ पर चिल्का झील के बारे में दे रखा है, यहाँ पर डल झील के बारे में दे रखा है, फिर यहाँ पर पिछोला झील के बारे में, और यहाँ पर दोस्तों कोल्लर झील के बारे में दे रखा है। मेरे प्यार दोस्तों बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? माधव राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, मंडला पादप जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान या फिर वन विहार राष्ट्रीय उद्यान? तो दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर है हमारे पास कान्हा राष्ट्रीय उद्यान एमपी का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। दोस्तों यहाँ पर देखिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बारे में सारी जानकारी दे रखी है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर दे रखी है माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में, यहाँ पर मंडला पादप के बारे में और यहाँ पर वन विहार के बारे में जानकारी दे रखी है। इन चारों उद्यानों के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनकी लोकेशन क्या, इनकी विशेषता क्या। बढ़ते हम दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा रोग वायरस के कारण होता है? चिकनगुनिया, हैजा, निमोनिया या फिर टाइफाइड? आशा करता हूँ दोस्तों आपको इस प्रश्न का आंसर आता होगा। इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों चिकनगुनिया। बाकी तीनों रोग यानी हैजा, निमोनिया, टाइफाइड ये सब बैक्टीरिया के कारण होते हैं। अब दोस्तों आप स्क्रीन पर देख लीजिए कौन किसका वायरस है या फिर कौन किसका बैक्टीरिया है, सब स्क्रीन पर दे रखा है। आप कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। बढ़ते हम दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, एम के गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी? एम के गांधी यानी दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी, भारत के राष्ट्रपिता। हमारे चार ऑप्शन है दोस्तों, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सरोजिनी नायडू या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है एम के गांधी ने महात्मा गांधी जी को सबसे पहले महात्मा कहने वाले व्यक्ति हमारे रविंद्रनाथ टैगोर। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा है रविंद्रनाथ टैगोर ने एम के गांधी को महात्मा की उपाधि दी, और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानकारी भी दे रखी है। ये पहले गैर यूरोपीय व्यक्ति है जिनको नोबेल पुरस्कार मिला। इन्होंने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रीय गीतों की रचना भी की। बढ़ते हम दोस्तों हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 16वां प्रश्न हमारा रीजनिंग का आ गया। लिखा है, पहले वर्ड को किस कोड भाषा में इस प्रकार लिखा जाता है तो अगले वर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? तो हम दोस्तों इसकी कोडिंग कर लेते हैं। अगर आपने कोडिंग करना सीख लिया तो आप इस प्रश्न का आंसर आसानी से दे सकते हो। तो प्यार दोस्तों सबसे पहले आर हमारा आता है दोस्तों कौन से नंबर पर? R 18, E 5, D 4, D 4, I 9, T 20 ऐसे आपको याद रखना है। फिर S 19, E 4, E 5, C 3, J 10 और S हमारा 19 आ गया। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए कोडिंग क्या हो रही है। आप देखोगे +1 हो गया, -1, फिर +1, -1, फिर +1, -1, इस प्रकार हमारे पास कोडिंग दे रखी है। तो हमें इसी प्रकार करनी है हमारे इंसर्ट वर्ड की। तो इंसर्ट दोस्तों हमारा आता है पहले, इंसर्ट का आई आता है दोस्तों 9 पर, और सबसे पहले हमें +1 करना है। हम पहले इंसर्ट की कोडिंग कर लेते हैं। इंसर्ट का आई दोस्तों आता है हमारा 9 पर, उसके बाद एन आता है दोस्तों 14 पर, एस हमारा 19 पर, ई हमारा 5 पर, आर हमारा दोस्तों आता 18 पर और टी हमारा आता दोस्तों 20 पर। अब प्यार दोस्तों आप देखिए कि भी सबसे पहले करना +1, तो 9 का 10 पर आता दोस्तों जे। फिर दूसरे नंबर पर -1, 14 का हो जाएगा 13, 13 पर एम, 19 का करना 20, 20 पर आ जाएगा टी, और फिर -1, 5 का 4 करना तो 4 पर आता दोस्तों डी, 18 का हमें 19 करना एस, और हमें 20 का भी क्या करना दोस्तों 1 - 19 करना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों JMTDSS। ऐसा विकल्प सी में दे रखा है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प सी। आप देख लीजिए विकल्प सी में ऐसा लिखा JMTDSS। बढ़ते हम दोस्तों हमारे 17वें प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न दोस्तों कौन सी आकृति इस पैटर्न को पूरा करेगी? हम इसको सही लोकेशन पर रख देते हैं। अब प्यार दोस्तों ध्यान से देखिए चारों विकल्पों में से कौन सी आकृति इस पैटर्न को पूरा करने की हिम्मत रखती हैं। तो हम दोस्तों इसको एक बार हल करने का प्रयास करते हैं कि हमें इसका आंसर आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों जो भी आकृति आएगी इन चारों कॉर्नर के अकॉर्डिंग आएगी, यानी कि आप स्कोर आ जाएगा। हम थोड़ा पेन को बड़ा कर देते हैं, ये कर दिया हमने पेन को बड़ा, ये हमारा स्कोर आ जाएगा और इस लाइन को पूरा करेगा। ऐसा किस विकल्प में दे रखा? ऐसा विकल्प ए में दे रखा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प ए। हमारा 18वां प्रश्न आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, लिखा है निम्नलिखित श्रृंखला में
अगले आने वाले पद का चयन कीजिए। लिखा है KORKYGFC क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा ऑप्शन आएगा। तो इसमें वही करना, कोडिंग करनी है। सबसे पहले लिखा दोस्तों KO, तो K हमारा था दोस्तों 11 पर और O हमारा था दोस्तों 15 पर। R 18 पर, K 11 पर। YG Y 25 पर, G 7 पर। फिर FC F दोस्तों 6 पर और C हमारा दोस्तों आगे 3 पर। इस प्रकार हमें सीरीज मिल गई। मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें देखिए पैटर्न क्या चल रहा है। यहाँ पर दोस्तों +7 किया, 18 + 7 25 हो गया और 25 + 7 दोस्तों 6 हो गया। अल्फ़ाबेट में 26 के बाद वापस 1 से स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 6 + 7 हमारा जो है 13 और 13 पर आता दोस्तों M। इधर देखिए दोस्तों -4 -4 -4, 3 में से 4 गया तो 25 बचेगा दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा Y। तो MY किस विकल्प में देर का विकल्प 20% का राइट आंसर हो गया दोस्तों। बढ़ते हमारे 19वां प्रश्न की ओर। 19वां प्रश्न है कौन से गणितीय संचालकों का प्रयोग करके सही व्यंजक हो जाएगा। तो हम दोस्तों सबसे पहले ये लिख लेते अभी नंबर कौन कौन से लिखे। 96 4 6 8 = 22 13 का। हम इसको ऑप्शन की सहायता से करने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों लिखा माइनस माइनस इंटू, तो हम इसमें दोस्तों सबसे पहले करेंगे गुणा करेंगे। तो गुणा आ जाएगा दोस्तों 48 48 और -4 हो गए दोस्तों -52 और 96 में से 52 घटाएंगे दोस्तों 22 से बड़ा नंबर ही आएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प ए नहीं होगा। अब हम चेक करते दोस्तों हमारा विकल्प पी में दोस्तों लिखा है प्लस माइनस गुणा। इसमें भी देखिए दोस्तों 8 × 6 हो गया 48 और यहाँ पर 96 + 4 हो गया दोस्तों 100 - 48। ये भी बड़ा नंबर हो जाए 52 आ रहा है। ये भी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नहीं। बढ़ते हम अपने अगले ऑप्शन की ओर। अगला ऑप्शन लिखा दोस्तों गुणा भाग माइनस। अब इस समीकरण को हल करते दोस्तों 96 में हम 3 का भाग देते हैं तो भाग जाएगा दोस्तों 3 और 2 बार और यहाँ पर 2 का भाग दे देते दोस्तों हम 4 में, तो हमारे पास बच गया 2 माइनस दोस्तों बच गया 8। 32 × 2 हो गया दोस्तों 64। 64 में से 8 घटाने पर 22 नहीं आएगा। तो ये भी इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं है दोस्तों। बढ़ते हम दोस्तों हमारे आखिरी विकल्प की ओर। आखिरी विकल्प देख रहे हैं दोस्तों भाग प्लस माइनस। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले भाग देंगे 96 भाग 4 हमारे पास बच गया दोस्तों 24। 24 + 6 - 8, 24 और 6 दोस्तों हो गया हमारे 30। 30 में से 8 गया बच गया 22। यानी इस प्रश्न का राइट आंसर दोस्तों विकल्प डी है। मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ आसान पेपर है, आपको सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। बढ़ते हमारे 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न है 4 शब्द में से 3 शब्द किसी तरीके से समान हैं और एक भिन्न है, बेजोड़ शब्द का चयन कीजिए। प्यार दोस्तों लिखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा, इंदिरा गांधी हवाई अड्डा, मंदाकिनी हवाई अड्डा या फिर छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डा। मेरे प्यार दोस्तों हमने पिछले प्रैक्टिस सेट या फिर उससे पिछले प्रैक्टिस सेट में ऐसा एक क्वेश्चन किया था जिसमें 4 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के नाम दे रखे थे। चारों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में से एक तो हमारा था सुभाष चंद्र बोस था, इंदिरा गांधी था और छत्रपति शिवाजी था। ये हमारे तीनों क्या दोस्तों इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। बच्चा हमारा मंदाकिनी एयरपोर्ट दोस्तों घरेलू एयरपोर्ट है। तो बेजोड़ हो गया दोस्तों हमारा विकल्प सी। मेरे प्यार दोस्तों आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 21वां प्रश्न। 21वां प्रश्न है वह आरेख बताना है जो कीट, झिंगुर, मच्छर और दीमक के बीच के सही संबंध को दर्शाता है। मेरे प्यार दोस्तों अगर आपको सीधा पता नहीं चले तो आपको ऐसे विकल्प को हटा देने जो इस प्रश्न का राइट आंसर नहीं हो सकते। सबसे पहले दोस्तों हम विकल्प ए की बात करें तो विकल्प ए में देर का भी आकृति के अंदर आकृति, आकृति के अंदर आकृति, आकृति के अंदर आकृति, ये तो होगा नहीं क्योंकि हम जानते हैं मच्छर अलग होता है, दीमक अलग होता है, कीट अलग होता है। तो विकल्प ए होगा नहीं। विकल्प ए नहीं है तो विकल्प डी भी नहीं क्योंकि इसमें भी अंदर के अंदर आकृति, और विकल्प बी भी नहीं है और विकल्प सी भी नहीं है क्योंकि इसमें सब आपस में क्रॉस करे, चारों सर्कल क्रॉस करे, लेकिन इसमें कोई खास संबंध नहीं होता। होगा इस प्रश्न का राइट आंसर विकल्प बी होगा क्योंकि कीट के अंदर सारे झिंगुर, मच्छर और दीमक आ जाते हैं। बढ़ते हम दोस्तों हमारे 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न है उस आकृति का चयन करना जो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगी, यानी इस पैटर्न को कंप्लीट करेगी। तो प्यार दोस्तों इस डार्क वाले पार्ट को देखिए, ये हमारा एंटी क्लॉकवाइज घूम, पहले यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया, फिर हमारे ऊपर चला जाएगा। ऊपर डार्क वाला पार्ट दोस्तों हमारे विकल्प ए में और विकल्प
बी में भी है। अब दोस्तों दोनों विकल्पों में से कौन सा विकल्प राइट आंसर होगा? तो देखिए दोस्तों, विकल्प ए में डॉट नहीं दे रखा है, जबकि विकल्प बी में दे रखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प बी हो गया। हमारा 23% से हम उसी प्रकार कौन सी आकृति पैटर्न को कंप्लीट करेंगे? तो दोस्तों यहाँ पर श्रृंखला को गौर से देखिए किस प्रकार है। यहाँ पर ट्रायंगल दोस्तों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। पहले यहाँ पर था, फिर ऊपर चला गया, फिर यहाँ पर, और इस बार ट्रायंगल यहाँ पर नीचे आ जाएगा और सीधा कि सीधा रहेगा। इस कॉर्नर में ट्रायंगल विकल्प ए में और विकल्प डी में। अब दोनों विकल्पों में से हमारा कौन सा विकल्प राइट आंसर होगा दोस्तों? देखिए दोस्तों, विकल्प ए में जो डॉट दे रखा है वो ब्लैंक दे रखा है, जबकि हमारा डॉट डार्क आएगा। तो डार्क डॉट हमारा विकल्प डी में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प डी। बढ़ते हम दोस्तों हमारे 2400% की ओर। 2400% की भी अगली आकृति का चयन कीजिए, उस आकृति का जो इस पैटर्न को फॉलो करता है। प्यार दोस्तों आप ध्यान से देखिए, तीर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है और यहाँ पर दोस्तों एक तीर दो तीर, एक तीर दो तीर, यहाँ पर वापस आ जाएगा दोस्तों एक तीर और नीचे की साइड आ जाएगा। तो ऐसा विकल्प बी में दे रखा है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प बी। बढ़ते हम दोस्तों हमारे 2500% की ओर। 2500% लिखा हुआ दोस्तों, यदि 3 9 बराबर 67, 4 6 बराबर 22, तो मैं बताना दोस्तों 7 8 बराबर क्या होगा? मेरे प्यार दोस्तों श्रृंखला को ध्यान से देखिए, हमारे पास इस प्रकार देगा 3 9 को लिखा दोस्तों 67, फिर 4 6 को लिख दिया दोस्तों 22। हमें बताना है 7 8 को क्या लिखेंगे। हमारे पास 7 8 आ गया। हमें सीरीज को देखने पर पता चला दोस्तों 9 और 3 का अंतर आता 6 और 6 को 2 बार लिख दिया। 6 और 4 का अंतर आता दोस्तों 2, 2 को 2 बार लिख दिया। 7 और 8 का अंतर आता दोस्तों 1 और 1 को हम 2 बार लिख देते हैं। तो दोस्तों हमारे पास इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 11, यानी कि विकल्प भी हो गया। बढ़ते हम दोस्तों हमारे 2600% की ओर। 2600% हमें नंबर ऑफ क्वाड्रिलेटर्स बताने, यानी कि चतुर्भुजों की संख्या क्या। मेरे प्यार दोस्तों आकृति को ध्यान से देखिए और पेन पेपर लिख के इसको करने का प्रयास कीजिए। इसका राइट आंसर हम आपको बता दें, लिखा हुआ हमारे पास कि यहाँ पर 11 चतुर्भुज है जिनके नाम इस प्रकार है। आपको नाम दे के नाम के अकॉर्डिंग आपको समझना है कि इसमें कौन कौन से चतुर्भुज बन सकते हैं। टोटल आपके 11 चतुर्भुज बनेंगे। दोस्तों बढ़ते हमारे अगले प्रश्न की ओर। 2700% ने दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सा निम्नलिखित शब्दों का सार्थक क्रम होगा। हमारे पास 6 वर्ड दे रखे, यानी 6 प्रतिक्रिया दे रखी है और इनके 4 विकल्प दे रखे। हम जानते दोस्तों खेती में जाने से पहले हमें सबसे पहले अपना खेत को तैयार करना पड़ेगा। तो सबसे पहले दोस्तों आ जाएगा 3। उसके बाद दोस्तों खेत तैयार करने के बाद हम करेंगे खेत की बुआई। अब दोस्तों आप देखोगे कि हमारे पास विकल्प 3 1 वाला केवल एक ही विकल्प है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प 1 हो जाएगा। 3 1, उसके बाद दोस्तों आ जाएगा उर्वरक खाद हो जाएगा, फिर सिंचाई हो जाएगा दोस्तों, फिर हमारी कटाई हो जाएगी और सबसे लास्ट में हो जाएगा भंडारण। विकल्प ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो गया दोस्तों। बढ़ते हमारे 2800% की ओर। 2800% दोस्तों लिखा है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर रखी जा सकती है। यानी कि हमें उसी प्रकार प्रश्न बताना है कि अगली आकृति कौन सी होगी। मेरे प्यार दोस्तों दोनों आकृतियों को ध्यान से देखिए, इसमें कौन सा पैटर्न हो रहा है कि ऊपर डॉट था उसको नीचे कर दिया और ट्रायंगल को भी उल्टा कर दिया। तो इससे में भी सेम करना है, आगे डॉट उसको पीछे कर देना और ट्रायंगल को उल्टी दिशा में घुमा देना। ऐसा केवल विकल्प 1 में दे रखा विकल्प ए। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प ए। बढ़ते हम दोस्तों हमारा आज के सेकंड लास्ट प्रश्न की ओर। सेकंड लास्ट प्रश्न हमारा, किसी कूट भाषा में इस वर्ड को इस प्रकार लिखा जाता है तो अगले वर्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। दोस्तों इसको भी वैसे ही करना है जैसा हमने एक बार पिछला क्वेश्चन किया था कोडिंग करके। तो इसकी कोडिंग इस प्रकार आ जाएगी, आपको लिखा हो ही बता दे। हमें इस प्रकार कोडिंग दे रखी है 3 - 2 3 - 2 3 - 2। तो उसी कोडिंग के अनुसार इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों HQVYQM। ऐसा किस विकल्प में दे रखा दोस्तों विकल्प डी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोस्तों विकल्प डी। दोस्तों बढ़ते आज के आखिरी प्रश्न की ओर। आखिरी प्रश्न है, निर्देश दे रखा एक कागज के टुकड़े को निम्न प्रश्न आकृतियों में दर्शाए गए अनुसार मोड़ा जाता है, उसमें छेद किया जाता है, खोलने के बाद वो आकृति किस प्रकार दिखाई देगी। दोस्तों इसके विकल्प अगले पृष्ठ पर दे के अभी हम अगले पेज में जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको आंसर पहले ही पता हो जाना चाहिए
यहाँ पर दोस्तों डॉट किया तो ऊपर भी डॉट आ जाएगा और इधर दोनों साइड डॉट है तो इधर भी दोनों साइड डॉट आ जाएंगे। तो यानी कि जो भी आकृति आएगी उसमें 4 डॉट बन जाएगी। इस प्रकार ये हमारा बन जाएगा दोस्तों त्रिभुज। इसमें बीच वाली लाइन नहीं आएगी लेकिन 4 डॉट आएंगे। तो दोस्तों देखिए ऐसा किस विकल्प में देर का 4 डॉट वाला ये हमारा विकल्प हो गया दोस्तों। ए इस प्रश्न का राइट आंसर है। मेरे प्यारे दोस्तों आज का पेपर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले पेपर में नए जोश नए उमंग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।